डियर स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने मॉसफेट और आईजीबीटी को डिस्कस किया था। आज इस वीडियो लेक्चर में पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट सेमीकंडक्टर स्विच दैट इज सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर को डिस्कस करेंगे। ये थायरिस्टर के नाम से भी जाना जाता है। तो आइए इस वीडियो लेक्चर में हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ एससीआर डिस्कस करेंगे। Then we'll discuss IV characteristics of SCR. Then we'll discuss modes of operation of SCR, and at last we'll discuss methods of triggering. तो आज इस लेक्चर में हम लोग इन चारों चीजों को डिस्कस करेंगे। तो पहले हम लोग जानते हैं कि जब सेमीकंडक्टर स्विचेज का इन्वेंशन हुआ तो सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर का भी इन्वेंशन हुआ, जिसका शॉर्ट फॉर्म एससीआर है। जब एससीआर का इन्वेंशन हुआ तो एससीआर के इन्वेंशन के बाद और भी कई सेमीकंडक्टर स्विचेज का इन्वेंशन हुआ जो कि एससीआर के कैरेक्टरिस्टिक्स के सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स का है। जैसे एससीआर के बाद हमारा ट्रैक का इन्वेंशन हुआ, डायक, उसके बाद जीटीओ, फिर आरसीटी दैट इज रिवर्स कंडक्टिंग थायरिस्टर। तो इस तरह के बहुत सारे सेमीकंडक्टर स्विचेज का इन्वेंशन हुआ। फाइनली इन सारे सेमीकंडक्टर स्विचेज के फैमिली को थायरिस्टर का नाम दिया गया। दैट मींस द फैमिली ऑफ ऑल द सेमीकंडक्टर स्विचेज आर कॉल्ड थायरिस्टर। और जब इस थायरिस्टर का नाम दिया गया तो ये थायरिस्टर का नाम इतना अधिक एसोसिएट सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर के साथ हो गया बिकॉज सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर इज वाइडली यूज्ड। तो इसलिए कहीं न कहीं थायरिस्टर और एससीआर एक दूसरे का सिनोनिमस बन गया और आज थायरिस्टर के नाम से ही एससीआर को भी जाना जाता है। तो आप लोग कहीं भी एससीआर लिखा हुआ देखें या फिर थायरिस्टर लिखा हुआ देखें तो आपको कंफ्यूज नहीं करना है, दोनों एक ही है। लेकिन एक्चुअल में जो थायरिस्टर का नाम दिया गया था वो थायरिस्टर पूरे फैमिली ऑफ सेमीकंडक्टर स्विचेज, उसमें एससीआर, ट्रायक, डायक जो भी स्विचेज आते हैं उन सारे के फैमिलीज को नाम दिया गया था थायरिस्टर का। इसके रिगार्डिंग 1963 में एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुआ था। उस इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में यह डिसीजन लिया गया था कि एससीआर का नाम भी थायरिस्टर ही रखा जाएगा। क्लियर? तो हम लोग आगे देखते हैं कि सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर क्या है, ये कैसे बनाया गया। तो देखिए, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ थायरिस्टर इज सिमिलर टू थायरेट्रॉन ट्यूब, यानी कि सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर या थायरिस्टर उसे कह सकते हैं। उसका कैरेक्टरिस्टिक्स किसके सिमिलर है? तो थायरेट्रॉन ट्यूब के सिमिलर उसका कैरेक्टरिस्टिक्स है। अब हम लोग देखते हैं कि थायरिस्टर वर्ड कहां से डिराइव किया गया। सो द थायरिस्टर वर्ड हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड थायरेट्रॉन एंड ट्रांजिस्टर। आप देख सकते हैं यहां से थायरेट्रॉन से THYR लिया गया और ट्रांजिस्टर से ISTOR लिया गया। ये दोनों मिलाकर बना थायरिस्टर, ये दोनों मिलाकर बना थायरिस्टर। क्लियर? तो देखिए थायरिस्टर क्या है। थायरिस्टर इज ए सॉलिड स्टेट डिवाइस लाइक ट्रांजिस्टर एंड हैविंग द कैरेक्टरिस्टिक्स सिमिलर टू थायरेट्रॉन ट्यूब, यानी कि थायरिस्टर एक सॉलिड स्टेट डिवाइस है ट्रांजिस्टर के तरह और जिसका कैरेक्टरिस्टिक किसके सिमिलर है? तो थायरेट्रॉन ट्यूब के सिमिलर है। तो देखिए दिया गया है थायरिस्टर इज ए 4 लेयर 3 जंक्शन स्विचिंग डिवाइस, यानी एक 4 लेयर 3 जंक्शन स्विचिंग डिवाइस है थायरिस्टर। इट हैज 3 टर्मिनल्स, इसका 3 टर्मिनल है, एनोड, कैथोड एंड गेट टर्मिनल। तो एनोड और कैथोड इसका कंट्रोल मेन टर्मिनल है एंड गेट इज द कंट्रोल टर्मिनल ऑफ थायरिस्टर। क्लियर? अब देखिए आगे दिया गया है एससीआर हैज हाईएस्ट पावर रेटिंग एमंग ऑल द सेमीकंडक्टर स्विचेस, यानी आपने जितना भी सेमीकंडक्टर स्विच को पढ़ा सारे सेमीकंडक्टर स्विचेस में सबसे हाईएस्ट पावर रेटिंग यानी कि सबसे हाईएस्ट पावर हैंडलिंग कैपेबिलिटी एससीआर का है। तो कितना अधिक रेटिंग का एससीआर हमारे पास अवेलेबल है उसको हम लोग देखते हैं। देखिए 10 किलोवोल्ट, 3000 एम्पियर एंड 30 मेगावाट, इस रेटिंग का एससीआर हमारे पास अवेलेबल है। आगे देखिए लिया गया है इट कैन बी स्विच्ड ऑन बाय ए वेरी लो वोल्टेज सप्लाई।
और कहा जा रहा है कि इस एससीआर को स्विच ऑन करने के लिए बहुत ही लो वोल्टेज सप्लाई की मदद से इसका स्विच ऑन किया जा सकता है। यानी 1 एम्पियर करंट और 10 वाट पावर वाला कोई भी एक लो वोल्टेज सप्लाई है, उससे हम लोग एससीआर को टर्न ऑन कर सकते हैं। इस सर्किट्स को हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। और जब यहां पर हम लोग हाईएस्ट पावर रेटिंग एससीआर को बतलाए तो हाईएस्ट स्विचिंग फ्रीक्वेंसी मॉसफेट का है। आप ये दोनों क्वेश्चंस आपको कहीं न कहीं इंटरव्यूज में, किसी एग्जामिनेशंस में, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में पूछे जा सकते हैं। तो आपको वहां पर इसका आंसर देना है कि पावर रेटिंग की बात है हाईएस्ट तो एससीआर, और जब स्विचिंग फ्रीक्वेंसी की बात होती है तो उसमें है मॉसफेट। क्लियर? तो अब हम लोग आगे स्ट्रक्चर ऑफ एससीआर को डिस्कस करते हैं, यानी एससीआर का स्ट्रक्चर हम लोग बनाते हैं, फिर हम देखेंगे कि एससीआर कैसे ऑपरेट करता है। तो यहां पर मैं एससीआर का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूं। देखिए एससीआर का स्ट्रक्चर क्या होता है। SCR. Let us see the structure. P plus N minus P N plus. This terminal is cathode, this terminal is anode, and this is gate terminal. This is gate terminal. So you see, this is 4 layer. There are total 4 layers and 3 junction. देखिए जंक्शंस का आप नाम दे, पहला पीएन जंक्शन है J1, J2 एंड J3। यहां पर 4 लेयर्स हैं और 3 जंक्शंस हैं, और ये गेट टर्मिनल है जो कि एक कंट्रोल टर्मिनल है। क्लियर? गेट इज द कंट्रोल टर्मिनल ऑफ थायरिस्टर। क्लियर? इसका हम लोग सिंबल अगर देखें, ये हमारा स्ट्रक्चर, और अगर इसका हम लोग सिंबल देखें तो सिंबल देखिए आपको क्या मिलेगा। आप बस डायोड में एक एक्स्ट्रा आपको मिलेगा टर्मिनल, इस तरह से गेट टर्मिनल किया हुआ। दिस इज एनोड, दिस इज कैथोड। तो ये हमारा सिंबल ऑफ एससीआर। दिस इज द सिंबल ऑफ एससीआर। तो ये रहा एससीआर का सिंबल। क्लियर? दिस इज द सिंबल ऑफ एससीआर, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर। क्लियर? अब हम लोग देखते हैं कि ये सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर एज ए स्विच किस तरह से ऑपरेट करता है, एज ए स्विच किस तरह से वर्क करता है। तो मैं यहां पर सिंबल को, आप इस सिंबल को देख चुके हैं। अब हम लोग आगे देखते हैं कि ये किस तरह से ऑपरेट करता है। क्लियर? तो हम लोग देखिए यहां पर क्या किया जाता है। यहां पर देखिए लिख रहा हूं मैं, ऑपरेशन ऑफ एससीआर, यानी एससीआर कैसे ऑपरेट करता है। तो देखिए मैं लिख रहा हूं, यहां पर देखिए एनोड टर्मिनल है, एनोड पॉजिटिव टर्मिनल होता है, कैथोड निगेटिव टर्मिनल होता है। तो क्या किया जाता है, एनोड टू कैथोड एक सप्लाई कनेक्ट किया जाता है। सप्लाई इज कनेक्टेड अक्रॉस एनोड टू कैथोड, और हमारे पास एक गेट टर्मिनल है। अब गेट टर्मिनल का क्या रोल है, इसको भी हम लोग यहां डिस्कस करेंगे आगे। अब देखिए जब ये सप्लाई आप कहीं पर कनेक्ट कर रहे हो, एक V वोल्ट का सप्लाई कनेक्ट कर रहे हो, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये निगेटिव टर्मिनल है। आप क्या देखेंगे कि ये पीएन जंक्शन यानी J1 क्या होगा, J1 यहां देखिए पॉजिटिव सप्लाई, नीचे निगेटिव सप्लाई। इसका मतलब प्लस इज कनेक्टेड टू P, माइनस इज कनेक्टेड टू N। इसका मतलब J1 जंक्शन फॉरवर्ड बायस्ड है। क्लियर? नेक्स्ट अब हम लोग J2 जंक्शन को देखें तो यहां आप पॉजिटिव सप्लाई ऊपर दे रहे हो, नीचे निगेटिव सप्लाई है। तो ये J2 क्या हो गया, J2 जंक्शन विल बी रिवर्स्ड बायस्ड। अब तीसरा हम लोग देखते हैं J3 जंक्शन, ऊपर आप पॉजिटिव सप्लाई दे रहे हो, नीचे निगेटिव सप्लाई दे रहे हो, यानी ये क्या होगा, फॉरवर्ड बायस्ड। क्लियरली? क्लियर? सिमिलरली जब हम रिवर्स सप्लाई दे रहे हैं, जब हम
रिवर्स सप्लाई दे रहे हैं। तो देखिए रिवर्स सप्लाई देने के बाद क्या होता है, रिवर्स सप्लाई जब आप दे रहे हो, आप देखिए यहां पर आप पॉजिटिव लगाओगे और यहां पर आप निगेटिव दे रहे हैं। तो पॉजिटिव जब यहां लगेगा, देखिए एन पी, यानी इधर से निगेटिव आ रहा है, यहां से पॉजिटिव, यानी ये जंक्शन क्या होगा, रिवर्स बायस हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट सेकेंड जंक्शन, यहां देखिए पी पर पॉजिटिव दे रहे हैं, एन पर निगेटिव दे रहे हैं, यानी सेकेंड जंक्शन आपका फॉरवर्ड बायस्ड रहेगा। सिमिलरली थर्ड जंक्शन रिवर्स बायस्ड रहेगा। तो हम यहां पर क्या देख पा रहे हैं, आप दोनों तरीके से सप्लाई को दे रहे हो। एक बार आपने आपका पहला ये था पॉजिटिव सप्लाई दिया था, फिर आपने निगेटिव सप्लाई दिया। आपने क्या देखा, दोनों केसेस में आपको कुछ जंक्शंस फॉरवर्ड बायस्ड मिल रहे हैं, कुछ जंक्शन रिवर्स बायस्ड मिल रहे हैं। तो जब रिवर्स बायस्ड जंक्शन होगा, तो जहां तक आपने डायोड के बारे में पढ़ा है या ट्रांजिस्टर के बारे में पढ़ा है, तो जब रिवर्स बायस्ड जंक्शन रहेगा तो वहां पर कंडक्शन नहीं हो पाएगा। तो फिर हम लोग देखते हैं कि एक एससीआर को एज ए स्विच यूज किया जाने वाला है, और एससीआर की इतनी तारीफ आप सुन चुके हैं, तो ये कहीं ना कहीं ऑन और ऑफ दोनों स्टेट में वर्क करता होगा। अब हम लोगों को देखना है ये कैसे ऑपरेट करता है, ये कैसे वर्क करता है। तो देखिए थायरिस्टर का टोटल 4 मोड्स होता है, थायरिस्टर का टोटल 3 मोड्स ऑफ ऑपरेशन होता है। क्लियर। थायरिस्टर का टोटल 3 मोड्स ऑफ ऑपरेशन होता है। क्लियर। तो हम लोग उससे पहले देख लेते हैं कि जब हम लोग यहां पर फॉरवर्ड बायस्ड वोल्टेज दे रहे हैं तो क्या हो रहा है। देखिए अब यहां पर मैं एक ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं, एक कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ कर रहा हूं। इस कैरेक्टरिस्टिक से हम लोग समझेंगे। दिस इज V, दिस इज I, दिस इज V, दिस इज I। क्लियर। और हम एक SCR ले रहे हैं। यहां पर एक मैं सर्किट फिर से ड्रॉ कर रहा हूं, देखिए देखिए यहां पर हम लोगों ने यहां पर एक वेरिएबल वोल्टेज सप्लाई लिया है। क्लियर। इस रियोस्टेट की मदद से यहां का वोल्टेज चेंज कर सकते हैं। और ये वोल्टेज किस पर अप्लाई किया जा रहा है, ये वोल्टेज थायरिस्टर के क्रॉस अप्लाई किया जा रहा है। और यहां पर हमने गेट टर्मिनल को बनाया है, इसके बारे में हम लोग आगे देखेंगे इसका क्या फंक्शन है। अब क्या होता है, मान लेते हैं ये वोल्टेज हमारा बढ़ना स्टार्ट हुआ, हमारा वोल्टेज इनिशियली 0 था, अब ये वोल्टेज बढ़ना स्टार्ट हुआ, यानी पॉजिटिव डायरेक्शन में वोल्टेज बढ़ रहा है। पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़ने का मतलब क्या है, यहां पर ये थायरिस्टर फॉरवर्ड बायस होगा, क्योंकि ये प्लस है ये माइनस है। यहां पर मान लो कि 5 वोल्ट आपने अप्लाई कर दिया, तो ये थायरिस्टर क्या होगा, फॉरवर्ड बायस्ड होगा। क्लियर। तो ये जब थायरिस्टर फॉरवर्ड बायस्ड होगा, अब हम लोग को देखना है कि ये थायरिस्टर क्या कंडक्ट करेगा या थायरिस्टर कंडक्ट नहीं करेगा। इसको समझने के लिए देखिए हम लोग क्या करते हैं। हम लोग पहला मोड को लेते हैं कि हम लोग देख रहे हैं कि हमने यहां पर फॉरवर्ड बायस्ड वोल्टेज अप्लाई किया। तो देखिए जब फॉरवर्ड बायस्ड वोल्टेज आप अप्लाई कर रहे हो, P प्लस N माइनस P N प्लस। क्लियर। अब आप क्या कर रहे हो, यहां पर कुछ फॉरवर्ड वोल्टेज को आपने कनेक्ट किया, इस गेट टर्मिनल के अक्रॉस अभी कोई सप्लायर नहीं दे रहे। तो यहां जब आपने फॉरवर्ड वोल्टेज कनेक्ट किया, दिस इज J1, J2, J3। तो जब आप फॉरवर्ड वोल्टेज कनेक्ट कर रहे हो तो आप क्या देख रहे हैं, पहला जंक्शन PN फॉरवर्ड बायस्ड है, दूसरा जंक्शन J2 रिवर्स बायस है, J3 फॉरवर्ड बायस्ड है, J3 आपका फॉरवर्ड बायस्ड है। तो जब आपको ये तीनों में देख रहे हैं, 2 फॉरवर्ड बायस्ड है और एक रिवर्स बायस्ड है, इस रिवर्स बायस्ड जंक्शन के कारण क्या होगा, बिकॉज ऑफ दिस रिवर्स बायस्ड जंक्शन
there will not be conduction of current. There will not be conduction of current. So anode current will be zero in this case. Anode current will be zero in this case. Now what will happen? You will start increasing the voltage. इस रियोस्टेट को चेंज करेंगे और आपका वोल्टेज बढ़ता जाएगा. आप जब देखेंगे ये वोल्टेज आपका बढ़ रहा है तो आपको क्या मिलेगा? यहां पर देखिए, इनिशियली वोल्टेज जीरो था. इनिशियली वोल्टेज जीरो था. अब आपका वोल्टेज बढ़ाते गए और आप देखोगे कि करंट आपका, प्रैक्टिकल एससीआर की हम बात कर रहे हैं, तो करंट आपका जीरो नहीं होगा. करंट आपका वहां पर मिली एम्पियर में करंट होगा. उसका कारण क्या है कि जब आपने डायोड में भी पढ़ा था कि रिवर्स बायस जंक्शन के क्रॉस भी क्या होता है, मिली एम्पियर ऑफ करंट जरूर फ्लो करता है. दैट करंट इज कॉल्ड लीकेज करंट. तो यहां भी क्या होगा, वोल्टेज बढ़ाते जाओगे, आप देखोगे कि इस तरह से करंट, एक लीकेज करंट आपको मिल रहा. दिस करंट इज लीकेज करंट. दिस करंट इज लीकेज करंट. क्लियर? अब आपने वोल्टेज को और बढ़ाया, आप वोल्टेज को बढ़ाते गए. अब क्या होगा दिक्कत कि देखिए ये जंक्शन है, ये जंक्शन यहां पर क्या है, ये एक अभी रिवर्स बायस कंडीशन में है. तो इस जंक्शन की भी अपनी एक रिवर्स ब्रेकडाउन कैपेसिटी होती है. So if you are increasing the voltage beyond the capacity of reverse breakdown of junction J2, then what will happen? This junction will be damaged. This junction will be damaged and high current will start flowing through this junction. तो high current flow होने का मतलब क्या है? यानी आप देखोगे कि ये बढ़ने लगा, अचानक से आप एक वोल्टेज पर पहुंच चुके हो. इस वोल्टेज का नाम दिया जाता है VBO. This is called forward breakover voltage. This is called forward breakover voltage. This is called forward breakover voltage. तो आप क्या देखेंगे, जब ये कंडीशन होता है, आप देखोगे ये कर्व यहां से शिफ्ट किया. कर्व शिफ्ट करने का मतलब क्या है? कर्व शिफ्ट करने का मतलब है कि चूंकि आपका यहां पर ब्रेकडाउन हो चुका है, तो जब ये जंक्शन का ब्रेकडाउन हो गया, उस ब्रेकडाउन के बाद क्या होगा, उस ब्रेकडाउन के बाद आपका यहां से करंट फ्लो करने लगेगा. और यही तो एक बैरियर था जिसके कारण करंट नहीं फ्लो कर रहा था. अब जब ये बैरियर ही खत्म हो गया तो ये क्या होगा, फुल्ली ये डायोड कंडक्ट करने लगेगा, यहां से यहां इस तरह से करंट फ्लो होगा. तो जब ये करंट यहां से यहां फ्लो करने लगेगा तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा इसके क्रॉस, हम मान लेते हैं यहां पर एक रेजिस्टेंस भी लगा हुआ था. एनोड टू कैथोड पोटेंशियल क्या हो जाएगा, ये एनोड टू कैथोड पोटेंशियल नेग्लिजिबल हो जाएगा. ये 1 to 2 वोल्ट का पोटेंशियल रहता है बस. तो आपका ये डायोड कनेक्ट होने लगेगा और बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करेगा. अब जब आपको उस मोड को यहां पर दिखलाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको क्या करना पड़ेगा कि उस मोड को दिखलाने के लिए आप क्या दिखलाओगे, उस मोड को दिखलाने के लिए आप यहां पर दिखलाओगे, उस मोड को दिखलाने के लिए आपको क्या दिखलाना पड़ेगा, यहां पर आप दिखलाओगे कि वोल्टेज कम और करंट अधिक. आप देखोगे यहां पर ये ग्राफ आपको मिलेगा. दिस इज कंप्लीटली लीनियर ग्राफ. This is completely linear graph. Clear? Now you see that the voltage has been reduced and current is increasing. Clear? यानी कि यहां पर आप कह सकते हैं कि डायोड कंडक्ट कर रहा है. This thyristor is conducting. Clear? अब हम लोग यहां पर देखते हैं तीसरा कंडीशन. तीसरा कंडीशन हम लोग क्या देखेंगे कि अब हम लोग यहां पर एक रिवर्स वोल्टेज अप्लाई किए. Now let us apply the reverse voltage. So when you apply reverse voltage, what will happen? Here this voltage has been reversed. This voltage has been reversed. तो जब ये वोल्टेज रिवर्स होगा तो अब क्या होगा, अब ये वोल्टेज रिवर्स होने के कारण देखिए जो फॉरवर्ड बायस जंक्शन था वो रिवर्स बायस हो जाएगा. ये रिवर्स हो गया, रिवर्स क्या होगा, फॉरवर्ड हो जाएगा, फॉरवर्ड क्या होगा, रिवर्स हो जाएगा. अब देखिए यहां पर दो जंक्शन हमें रिवर्स जंक्शन मिल गया, एक फॉरवर्ड जंक्शन मिला. तो चूंकि अब रिवर्स जंक्शन मिल गया इसका मतलब ही है कि यहां से भी करंट का फ्लो नहीं होगा. सो इफ देयर विल नॉट बी एनी फ्लो ऑफ करंट एंड इफ यू आर इंक्रीजिंग द वोल्टेज कंटिन्यूअसली with the help of this rheostat, what will happen, the reverse voltage will be
increasing, the reverse voltage will be increasing. But when you talk about the current, so what will happen to the current? Current will not be increasing. There will be the milliampere of current flowing in the thyristor. That milliampere of current is called reverse leakage current. तो हम क्या देखेंगे यहाँ पर कि एक मिलीएम्पियर ऑफ करंट इस तरह से फ्लो कर रहा है और ये रिवर्स लीकेज करंट कहा जाता है। अब यहां पर भी आपको क्या होगा, रिवर्स वोल्टेज ब्रेकडाउन होगा, बिकॉज द जंक्शन हैज आल्सो सम कैपेसिटी। उस कैपेसिटी के बियॉन्ड अगर वोल्टेज अप्लाई करोगे तो जंक्शन उसे नहीं सस्टेन कर पाएगा और यहां पर क्या होगा, कंडक्शन स्टार्ट हो जाएगा रिवर्स डायरेक्शन में। और जब रिवर्स डायरेक्शन में कंडक्शन स्टार्ट होगा, ये कर्व क्या होगा, ये कर्व यहां से इस तरह से शिफ्ट हो जाएगा, ये कर्व यहां पर इस तरह से शिफ्ट हो जाएगा। दिस इज वी बी आर, दिस इज वी बी आर, दिस इज वी बी आर। और यहां पर देखिए सर्किट में आप एक लोड भी कनेक्ट कर सकते हैं, यू कैन कनेक्ट लोड ऑल्सो इन दिस सर्किट। क्लियर? तो यहां पर ये आपका वी बी आर रहा। क्लियर? अब हम लोग समझते हैं कि तो ये रहा आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स। इस आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स में अब क्या क्या चीजें आपको देखना है, देखिए आप ऑब्जर्व कीजिए। सबसे पहला चीज आप ऑब्जर्व कीजिए कि यहां पर इस फर्स्ट कंडीशन में क्या हुआ था। फर्स्ट कंडीशन में आपने देखा कि यहां पर फर्स्ट कंडीशन में फॉरवर्ड डायरेक्शन में आपने वोल्टेज अप्लाई किया एंड यू सी दैट द वोल्टेज इज ब्लॉक्ड। ब्लॉक्ड मतलब करंट नहीं फ्लो कर रहा था। आप लोग ये पहला मोड आपको मिलेगा, इस मोड को आप कहेंगे फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड, दैट मीन्स एफबी। ये रहा था आपका पहला मोड। दूसरा मोड आपको क्या मिला, फॉरवर्ड कंडक्शन मोड। तो फॉरवर्ड कंडक्शन मोड ये दूसरा मिला, एफसी, फॉरवर्ड कंडक्शन मोड। तीसरा क्या मिला, रिवर्स ब्लॉकिंग, रिवर्स ब्लॉकिंग मोड मिला। तो रिवर्स ब्लॉकिंग मोड इसको क्या कहेंगे, मोड 3। ये क्या हुआ, रिवर्स ब्लॉकिंग मोड, रिवर्स ब्लॉकिंग मोड। तो ये टोटल 3 मोड्स आपको इस एससीआर का मिल रहा है। क्लियर? इसके साथ साथ देखिए अब यहां पर मैं 2 पॉइंट को बना रहा हूं। एक ये, इस पॉइंट का नाम मैं लिख रहा हूं आई एल और इस पॉइंट को मैं लिख रहा हूं आई एच। दिस पॉइंट इज आई एल, दिस पॉइंट इज आई एच। तो आई एल और आई एच क्या है, आई एल देखिए यहां पर आई एल को मैं लिख रहा हूं, आई एल देखिए क्या है, आई एल इज कॉल्ड लैचिंग करंट and IH is called holding current, IH is called holding current। तो लैचिंग करंट और दूसरा होल्डिंग करंट है। अब ये दोनों करंट्स क्या है, इसको हम लोग आगे चलकर समझ लेंगे, इन दोनों का डेफिनेशंस को जान जाएंगे इसी लेक्चर में। क्लियर? नेक्स्ट आप देखिए कि जब आप ये कर्व यहां से यहां शिफ्ट हो रहा है, जब इस पॉइंट से इस पॉइंट पर कर्व शिफ्ट हो रहा है, तो इस समय आप इस कर्व का स्लोप देखिए। ये स्लोप क्या बतला रहा है, ये स्लोप आपको निगेटिव रेजिस्टेंस रीजन बतला रहा है। ये आपको बतला रहा है निगेटिव रेजिस्टेंस रीजन, निगेटिव रेजिस्टेंस रीजन। तो आपको एससीआर में क्या मिलता है, निगेटिव रेजिस्टेंस रीजन। आपको मॉसफेट में ऐसा नहीं मिला था, बीजेटी में ऐसा नहीं मिलेगा। आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव में कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस पोजेसेस नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन, योर आंसर विल बी एससीआर, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर, या फिर आप थायरिस्टर आंसर करोगे, इट पोजेसेस नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन। क्लियर? अब देखिए हम लोग इसी में एक चीज को और डिस्कस करते हैं। यहां पर जो आपको मैं ये कर्व बनाया हूं, आपको कर्व इस टाइप का भी मिलेगा रिवर्स में। यहां पर आपको रिवर्स में एक और कर्व मिल सकता है इस तरह का।
हम लोग इन दोनों कर्व्स को देखेंगे कि किस कंडीशन में ये कर्व मिलेगा, किस कंडीशन में ये कर्व मिलेगा। क्लियर? तो आइए हम लोग तीनों मोड्स को बारी बारी से समझते हैं कि तीनों मोड्स क्या क्या है और उसके बारे में लिखते हैं। मोड्स ऑफ ऑपरेशन को हम लोग देखते हैं। दिस इज ऑल अबाउट आईवी कैरेक्टरिस्टिक। अब हम लोग मोड्स ऑफ ऑपरेशन देखते हैं। मोड्स ऑफ ऑपरेशन, तो ये कितना मोड को सपोर्ट कर रहा है? इट सपोर्ट्स 3 मोड्स। इट सपोर्ट्स 3 मोड्स। तो पहला देखते हैं, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड। फर्स्ट वन इज फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड। फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में आपने क्या लिखा था, देखा था कि जंक्शन J1 और J3 ये दोनों आपका क्या था, फॉरवर्ड बायस था, और जंक्शन J2 आपका क्या था, ये था आपका रिवर्स बायस्ड। जंक्शन J1 फॉरवर्ड बायस था, J1 J3 फॉरवर्ड बायस था, J2 रिवर्स बायस था। तो इसमें आपने क्या देखा था कि फॉरवर्ड ब्रेकओवर के वोल्टेज तक आप वोल्टेज बढ़ाते जाते हो, ये डायोड कंडक्ट नहीं करता है। क्लियर? सेकेंड मोड है हमारा, सेकेंड इज फॉरवर्ड कंडक्शन मोड। फॉरवर्ड कंडक्शन मोड। तो फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में क्या है? फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में है कि आपने क्या किया कि when the forward breakover voltage is increased beyond when the voltage is increased beyond forward, when the voltage is increased beyond the forward breakover voltage। फॉरवर्ड ब्रेकओवर वोल्टेज क्या होता है? जंक्शन J2 starts conducting, जंक्शन J2 starts conducting। क्लियर? जंक्शन J2 starts conducting। तो जंक्शन J2 जब स्टार्ट कंडक्टिंग होता है, इसका मतलब क्या होता है? हेंस the thyristor starts conducting। once the thyristor starts conducting, what happens? Very high amount of current starts flowing through the thyristor and the voltage is reduced। clear? the voltage is reduced। clear? अब हम लोग तीसरा मोड देखते हैं। थर्ड मोड इज रिवर्स ब्लॉकिंग मोड। थर्ड वन इज रिवर्स ब्लॉकिंग मोड। तो रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में क्या है? रिवर्स ब्लॉकिंग मोड को हम लोग देखते हैं। थर्ड वन इज रिवर्स ब्लॉकिंग मोड। तो रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में क्या है? यहां पर देखिए क्या है, व्हेन reverse voltage is applied across SCR junctions J1 and J3 are reverse biased and J2 is forward biased। J2 is forward biased।
तो इसमें क्या होता है, हेंस देयर इज नो करंट कंडक्शन इन रिवर्स डायरेक्शन। यानी कि कंक्लूजन आप क्या लिखोगे, इट ब्लॉक्स रिवर्स वोल्टेज, इट ब्लॉक्स रिवर्स वोल्टेज। लेकिन अब आप कहेंगे कि सर उसके बाद तो आपने कंडक्शन दिखाया है, तो ये मैं कंडक्शन नहीं दिखाया हूं। आपको जब भी कोई थायरिस्टर आपने डिजाइन किया है तो वो रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज है, उसके बियॉन्ड वोल्टेज आप अप्लाई कर ही नहीं सकते हो, क्योंकि अगर आपने वैसा अप्लाई किया तो थायरिस्टर आपका कंप्लीटली डैमेज हो जाएगा एंड वेरी ह्यूज करंट विल फ्लो इन रिवर्स डायरेक्शन। क्लियर? इसलिए थायरिस्टर ये 3 मोड सपोर्ट करता है। क्लियर? इसलिए थायरिस्टर ये 3 मोड सपोर्ट करता है। अब आपका क्वेश्चन रहेगा कि ये ब्लू वाले कर्व का क्या मतलब है, जो सेकेंड कर्व मैंने ड्रॉ किया, इस देखिए सेकेंड कर्व को आप समझिए, ये सेकेंड कर्व क्या है। सेकेंड कर्व क्या है भाई, इस कर्व का नाम अगर ए बी रख रहा हूं तो दिस कर्व इज ए डी, ए बी, और ये कर्व हो गया ए सी, यानी इस पॉइंट को मैंने नाम ए दिया, दिस पॉइंट इज बी, दिस पॉइंट इज सी। अब देखिए क्या मैं लिख रहा हूं, द कर्व ए बी इज वैलिड only when the curve AB is valid only when the curve AB is valid only when load resistance is 0. If there is load resistance, then the curve AC will be valid. अगर लोड रेजिस्टेंस हुआ तो कर्व AC वैलिड होगा, ना कि AB। क्लियर? इसका कारण क्या है, बिकॉज the load resistance, the load will cause increased voltage drop। होता क्या है कि अगर आपके पास ये थायरिस्टर था, क्लियर, और यहां पर आपने एक लोड भी लगा रखा था, अगर आपका एक लोड कनेक्ट किया गया था और यहां पर आप सप्लाई दे रहे थे, तो जब ये रिवर्स डायरेक्शन, और ये आप रिवर्स डायरेक्शन में सप्लाई दे रहे थे, तो जब ये आपका ब्रेकडाउन हो चुका है, यहां से करंट फ्लो करने लगेगा। मान लीजिए ये RL रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस के कारण क्या होगा, इसके अक्रॉस एक वोल्टेज ड्रॉप होगा IRL। तो ये वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा, वंस योर करंट स्टार्ट्स इंक्रीजिंग, दिस वोल्टेज ड्रॉप विल बी इंक्रीजिंग। तो वंस दिस वोल्टेज ड्रॉप विल बी इंक्रीजिंग, आप मान लो यहां पर 1000 वोल्ट का सप्लाई था, अब क्या होगा आपका, यहां जो वोल्टेज ड्रॉप है, ये वोल्टेज ड्रॉप 50 वोल्ट हुआ, ये हो जाएगा आपका 100 वोल्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा 150 वोल्ट, क्योंकि करंट बढ़ता जा रहा है, बिकॉज ऑफ द करंट आपका क्या होगा, ये वोल्टेज ड्रॉप बढ़ता जाएगा, 250 वोल्ट इस तरह से बढ़ता जाएगा। तो जब ये वोल्टेज ड्रॉप बढ़ता जा रहा है, तो इसका मतलब आप क्या कहेंगे, इसका मतलब कहेंगे आप जो ओवरऑल वोल्टेज होगा, वो वोल्टेज क्या होगा, यहां पर कम होता जाएगा। ओवरऑल जो वोल्टेज है वो वोल्टेज आपका कम होता जाएगा, क्योंकि यहां पर आप क्या देख रहे हैं, कुछ वोल्टेज यहां पर आपका एम्पियर होता जा रहा है। क्लियर? तो इसलिए तब जाकर आपका ये कर्व, यहां पर कर्व AC वैलिड होगा। ठीक है क्या? क्लियर? तो ये रहा आपका इस IV कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में।
क्लियर। अब हम लोग यहां पर तीनों मोड्स ऑफ ऑपरेशन थायरिस्टर का देख लिए। अब यहां पर एक कंक्लूजन हमें लिखना है। एक कंक्लूजन में लिख रहा हूं कि थायरिस्टर इज ए सेमी कंट्रोल्ड स्विच। थायरिस्टर इज ए सेमी कंट्रोल्ड स्विच। कंक्लूजन लिख रहा हूं, थायरिस्टर इज ए सेमी कंट्रोल्ड स्विच। ये सेमी कंट्रोल्ड स्विच क्यों है? व्हाट इज द रीजन? क्योंकि हमने यहां पर एक मोड ये सपोर्ट ही नहीं किया, रिवर्स कंडक्शन मोड, बिकॉज इट डज नॉट सपोर्ट रिवर्स कंडक्शन मोड। एक तो ये रिवर्स कंडक्शन मोड सपोर्ट नहीं कर रहा है, और इसके साथ साथ आप क्या जानते हैं, इसके साथ साथ आप देखेंगे कि इस थायरिस्टर को टर्न ऑन तो किया जाता है, इसको टर्न ऑफ करना आपके लिए पॉसिबल नहीं है। बीच में आपने थायरिस्टर को टर्न ऑन कर दिया, तो उसके बाद जब आपका सप्लाई वोल्टेज रिड्यूस होगा, उसी समय ये थायरिस्टर आपका टर्न ऑफ होगा। क्लियर। तो अब हम लोग देखते हैं कि यहां पर क्या गेट टर्मिनल का क्या रोल है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं गेट टर्मिनल का क्या रोल है, और गेट टर्मिनल के थ्रू किस तरह से ये हमारा ऑपरेशन होता है। क्लियर। तो नया हेडिंग दीजिए, मेथड्स ऑफ ट्रिगरिंग ऑफ एससीआर। एससीआर के डिफरेंट मेथड्स ट्रिगरिंग के हैं, उन सारे मेथड्स को हम लोग देखते हैं वन बाय वन। पहला है आपका फॉरवर्ड वोल्टेज triggering. Second one is gate triggering. Second one is gate triggering. Third one is dv upon dt triggering. Fourth is your temperature triggering, and fifth one is your light triggering. Fifth one is light triggering. So there are total 5 methods of triggering. ट्रिगर करने का मतलब थायरिस्टर को टर्न ऑन करना है। इसका टोटल 5 डिफरेंट मेथड्स है। So let us discuss one by one. So let us discuss forward voltage triggering. फॉरवर्ड वोल्टेज ट्रिगरिंग क्या है? इसका सिंपल टेक्निक है, आप थायरिस्टर का वोल्टेज बढ़ाते जाओ, फॉरवर्ड वोल्टेज बढ़ाते जाओ, और इतना वोल्टेज बढ़ा दो कि आपका फॉरवर्ड वोल्टेज ब्रेकओवर वोल्टेज से अधिक हो जाए, थायरिस्टर टर्न ऑन हो जाएगा। इसमें लिखिए, इफ फॉरवर्ड वोल्टेज इज इंक्रीज्ड बियॉन्ड breakover voltage, then thyristor is triggered. तो थायरिस्टर को ट्रिगर कर दिया जाता है। लेकिन मैं आगे लिख रहा हूं, दिस मेथड इज नेवर यूज्ड। अब कहा जा रहा है कि इस मेथड का यूज किया ही नहीं जाता है। क्यों नहीं किया जाता है? क्योंकि इस मेथड में आप क्या करते हैं कि जो जंक्शन J2 था, जो कि रिवर्स बायस था, उसका आप रिवर्स ब्रेकडाउन करा रहे हैं। तो रिवर्स ब्रेकडाउन कराने का मतलब ही वो कहीं ना कहीं
थायरिस्टर का के पार्ट का डैमेज हो जाना है, इसलिए हम लोग इस मेथड को यूज नहीं करेंगे, ये मेथड आपका यूज नहीं किया जाता है। क्लियर। अब हम लोग दूसरा मेथड, सेकेंड मेथड डिस्कस करेंगे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड है और उसको हमेशा यूज किया जाता है। सेकेंड मेथड तो वो है हमारा गेट ट्रिगरिंग। सेकेंड वन इज गेट ट्रिगरिंग, इसको हम लोग देखते हैं। सेकेंड इज गेट ट्रिगरिंग। आप लिखिए इसके बारे में, दिस मेथड इज एफिशिएंट एंड रिलायबल। दिस मेथड इज एफिशिएंट एंड रिलायबल। इट इज widely used to trigger SCR। इस मेथड को वाइडली यूज किया जाता है SCR को ट्रिगर करने के लिए। क्लियर। तो अब हम लोग देखते हैं ये मेथड क्या है, ये मेथड क्या है, इसको हम लोग देखते हैं। देखिए इसके लिए मैं एक SCR फिर से ड्रॉ कर रहा हूं। P plus n minus P n plus, this is gate terminal, this is anode, this is cathode, this is anode, this is cathode। अब देखिए चूंकि ये सारा पीएन जंक्शंस बना हुआ है, आप क्या देखेंगे, अगर ये जंक्शन J2 की है अगर आप बात करें, ये भी क्या है, पीएन जंक्शन बना हुआ है। पीएन जंक्शन बना हुआ है तो इसका डिप्लेशन लेयर होगा, क्योंकि अभी आपने कोई भी सप्लाई नहीं दिया है। यहां भी डिप्लेशन लेयर होगा, यहां भी डिप्लेशन लेयर होगा, तो यहां भी क्या होगा, डिप्लेशन लेयर होगा। और ये चूंकि लाइटली डोप्ड है n माइनस लेयर, तो इधर अधिक होगा और p के साइड कम होगा। तो लाइटली डोप्ड है, यहां निगेटिव, यहां पर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज यानी होल्स होगा। यहां आपको क्या मिलेगा, होल्स, और यहां क्या मिलेगा, इलेक्ट्रॉन्स, E माइनस E माइनस E माइनस, यहां पर आपको इलेक्ट्रॉन मिला। क्लियर। अब आप क्या कर रहे हो, गेट ट्रिगरिंग क्या है। गेट ट्रिगरिंग कहा जाता है कि ए सप्लाई इज कनेक्टेड बिटवीन गेट एंड कैथोड टर्मिनल। ए सप्लाई इज कनेक्टेड बिटवीन गेट एंड कैथोड टर्मिनल। तो जब गेट और कैथोड टर्मिनल के बीच सप्लाई को कनेक्ट किया जाता है, यहां देखिए एक वोल्टेज सप्लाई हम कनेक्ट कर दिए, यहां पर एक वोल्टेज सप्लाई हम कनेक्ट कर दिए, गेट और कैथोड टर्मिनल के बीच में एक सप्लाई कनेक्ट किया गया। ये है दिस सप्लाई is very low power supply। This supply is very low power supply। अभी हमने आपको बतलाया था कि 1 एम्पियर 10 वाट का सप्लाई से ऑन हो जाता है, वो मैंने इसी सप्लाई की बात की थी। अब यहां पर क्या होता है कि जब ये सप्लाई आपने यहां पर कर दिया, तो आप देखिए ये वोल्टेज, आपने वोल्टेज सोर्स लगाया, आप क्या देखेंगे, आप देखोगे यहां से क्या होगा, निगेटिव प्लेट से इलेक्ट्रॉन्स निकलता है, निगेटिव प्लेट से इलेक्ट्रॉन्स निकला, ये इलेक्ट्रॉन्स ऐसे यहां पर एंटर किया। यहां पर जब इलेक्ट्रॉन्स एंटर किया तो आप क्या देखोगे, ये इलेक्ट्रॉन्स यहां पर ऑलरेडी n प्लस यानी अधिक इलेक्ट्रॉन्स यहां पर ऑलरेडी है पहले से, n प्लस लेयर में अधिक इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी पहले से हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा, बाकी इलेक्ट्रॉन्स को भी पुश करेगा, और ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा, इस जंक्शन को क्रॉस करेगा। दिस इलेक्ट्रॉन्स विल क्रॉस दिस जंक्शंस, इस जंक्शन को इलेक्ट्रॉन्स क्रॉस करेगा। तो जब इस जंक्शन को इलेक्ट्रॉन्स क्रॉस किया है, तो अब देखिए आप यहां पर, अब आपके पास ये पी लेयर है, इस पॉइंट को बहुत ध्यान से सुनिए। व्हेन दिस जंक्शन क्रॉसेज, व्हेन द इलेक्ट्रॉन्स क्रॉसेज जंक्शन J3, नाउ व्हाट हैपेंस, you see that there are holes in p-type material।
देयर आर होल्स इन पी टाइप मटेरियल। अब ये होल्स के साथ क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स रिकंबाइन करेगा, इलेक्ट्रॉन्स विल रिकंबाइन विद द होल्स। लेकिन होल्स कितने होंगे, कम होल्स होंगे, क्योंकि यहां का पी का कंसेंट्रेशन क्या है, एन प्लस के कंपेरिजन में बहुत ही कम है, यानी यहां पर होल्स बहुत कम होंगे। वो सारे होल्स इलेक्ट्रॉन्स के साथ रिकंबाइन कर जाएंगे। जब होल्स रिकंबाइन कर जाएंगे तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स बचा रहेगा, कुछ इलेक्ट्रॉन्स बचा रहेगा, कुछ इलेक्ट्रॉन्स कंबाइन करेंगे। तो जो इलेक्ट्रॉन्स बचा रहेगा वो इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा, वो इलेक्ट्रॉन्स अब यहां पर इस जंक्शन को क्रॉस कर जाएगा। दिस इलेक्ट्रॉन्स विल क्रॉस दिस जंक्शन, और जब इस जंक्शन को इलेक्ट्रॉन क्रॉस किया है यहां भी क्या होगा, ये जंक्शन इलेक्ट्रॉन्स आगे बढ़ेगा, और आगे बढ़कर यहां चूंकि ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स n माइनस लेयर है और फिर यहां पर पॉजिटिव चार्जेस है, ये जंक्शन क्या करेगा इलेक्ट्रॉन्स, ये इलेक्ट्रॉन्स फिर से इस जंक्शन को भी क्रॉस कर जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन्स इस जंक्शन को भी क्रॉस कर जाएगा। क्लियर। तो ये रहा गेट सप्लाई से आपने देखा कि ये इलेक्ट्रॉन्स यहां से यहां डायरेक्टली क्रॉस कर जा रहा है। जब ये इलेक्ट्रॉन्स डायरेक्टली क्रॉस कर जा रहा है ये सारे जंक्शंस को, अब आप क्या कर रहे हैं, यू आर ऑल्सो कनेक्टिंग ए सप्लाई, फॉरवर्ड सप्लाई एट द सेम टाइम अक्रॉस एनोड टू कैथोड टर्मिनल। सो व्हेन यू कनेक्ट ए फॉरवर्ड सप्लाई, अब देखिए फॉरवर्ड सप्लाई के कारण क्या होगा, यहां पर होल्स आएगा, यहां पर होल्स इस तरह से आएगा, बैटरी के पॉजिटिव प्लेट से होकर क्या आएगा, होल्स आएगा। ये होल्स क्या करेगा, यहां पर इस होल्स को पुशअप करेगा, यानी कि जो ये होल्स है, ये होल्स इसे पुशअप किया, और ये होल्स क्या करेगा, इस जंक्शन को क्रॉस कर जाएगा। ये होल्स क्या करेगा, होल्स जंक्शन J1 को क्रॉस कर जाएगा, होल्स विल क्रॉस द जंक्शन J1, और जब इसने J1 को क्रॉस कर लिया तो ये क्या होगा आगे, फिर आगे सिमिलरली चलेगा, यहां भी होल्स है, ये J2 को क्रॉस करेगा, J3 को क्रॉस करेगा, और J3 को क्रॉस करने का मतलब क्या है, फिर यहां से इस तरह से चलता रहेगा। यानी कि अब क्या होगा, ये कंडक्शन स्टार्ट हो गया, यानी ये कंडक्शन स्टार्ट हो गया, तो कंडक्शन हैज बीन स्टार्टेड। तो यही है गेट ट्रिगरिंग का प्रोसेस, दिस इज द प्रोसेस ऑफ गेट ट्रिगरिंग। इसके कुछ पॉइंट्स को मैं यहां पर लिख दे रहा हूं। सप्लाई इज कनेक्टेड बिटवीन गेट एंड कैथोड टर्मिनल, दिस सप्लाई इज वेरी लो पावर सप्लाई। अब इसके बाद क्या होगा, यहां से आपने क्या देखा था, द इलेक्ट्रॉन्स enter n plus layer and crosses J3, जंक्शन J3 को क्रॉस कर जाता है। इसको क्रॉस करने के बाद आपने क्या देखा, सम ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स recombine, some of the electrons recombine with the holes in p layer, while some electrons cross junction J2। कुछ इलेक्ट्रॉन्स कंबाइन किया, रिकॉम्बिनेशन हुआ कुछ इलेक्ट्रॉन्स का होल के साथ, और कुछ इलेक्ट्रॉन्स J2 को क्रॉस किया। तो जब J2 को क्रॉस करेगा तो आगे क्या है, P प्लस लेयर है, P प्लस लेयर क्या करेगा, फिर इसे अट्रैक्ट करेगा, P प्लस लेयर इसे फिर अट्रैक्ट करेगा। फर्दर सम इलेक्ट्रॉन्स क्रॉस जंक्शन J1, यानी कुछ इलेक्ट्रॉन्स जंक्शन J1 को भी क्रॉस कर गया। अब उसी समय आप क्या कर रहे हो, सप्लाई ऑलरेडी आपका एनोड टू कैथोड के बीच में पॉजिटिव सप्लाई कनेक्टेड था, तो आप लिखिए बिकॉज ऑफ द पॉजिटिव सप्लाई कनेक्टेड अक्रॉस द थायरिस्टर, में डायरेक्ट लिख रहा हूं, बिकॉज ऑफ द पॉजिटिव सप्लाई कनेक्टेड अक्रॉस द थायरिस्टर,
the holes enter p plus layer, the holes enter p plus layer and crosses J1 it, अब आगे लिखिए सम ऑफ द होल्स क्रॉस J2 and J3, hence conduction starts। और ये इलेक्ट्रॉन वैसे भी जाएगा क्योंकि जब आपने गेट सप्लाई कनेक्ट किया उसी समय आप यहां पर ऑलरेडी NO2 कैथोड वोल्टेज अप्लाई कर चुके थे। तो NO2 कैथोड जैसे अप्लाई किए थे, NO2 कैथोड के लिए सिर्फ ये जंक्शन एक बैरियर था, J2 जंक्शन ही बैरियर था, बाकी यहां पर आपका पॉजिटिव सप्लाई ऑलरेडी फॉरवर्ड बायस था J1 और J3, तो वहां आपको कोई दिक्कत नहीं थी। क्लियर? तो यहां पर ये रहा कि गेट, जब आपने गेट के थ्रू कैसे ट्रिगर किया, गेट के थ्रू आप कैसे ट्रिगर आपने किया इस चीज को। क्लियर? तो यहां पर ये कंडक्शन आपने देख लिया कि कंडक्शन स्टार्ट हो गया। अब देखिए कंडक्शन जब स्टार्ट हो गया गेट टर्मिनल के अक्रॉस सप्लाई देने से, तो क्या आपको, और आपने देखा कि साथ साथ कुछ फॉरवर्ड वोल्टेज भी आपको अप्लाई करना पड़ा था, कुछ फॉरवर्ड वोल्टेज भी अप्लाई करना पड़ा था। तो इस बार जब गेट टर्मिनल पर आपने सप्लाई ऑलरेडी कनेक्ट किया था, गेट के थ्रू ट्रिगरिंग की जा रही है, तो अब आप देखेंगे कि यहां जो फॉरवर्ड वोल्टेज का रिक्वायरमेंट था, जो फॉरवर्ड ब्रेकओवर वोल्टेज था, वो फॉरवर्ड ब्रेकओवर वोल्टेज रिड्यूस हो गया बिकॉज ऑफ दिस गेट करंट। बिकॉज ऑफ दिस गेट करंट फॉरवर्ड ब्रेकओवर वोल्टेज वाज रिड्यूस्ड। तो इस चीज को यहां नोट करिए। आगे because of gate current forward breakover voltage gets reduced। फॉरवर्ड ब्रेकओवर वोल्टेज रिड्यूस हो जाता है। फिर से आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स में मैं बतला रहा हूं, VAK, दिस इज IA। आपने देखा था जब गेट करंट 0 था, ये कर्व आपको मिला था, ये मैं लिख रहा हूं IG इक्वल टू 0 के लिए, ये था VB0। अब आपने कुछ गेट पल्स दे दिया, जैसे आप कुछ गेट पल्स दोगे तो गेट पल्स के कारण क्या होगा, इस तरह से चला चला वोल्टेज आपने इंक्रीज किया, इसी पॉइंट पर आपको देखोगे यहां पर आपको इससे जैसे वोल्टेज बढ़ा आपका क्या होगा, ये डायरेक्ट कर्व यहां शिफ्ट हो जाएगा। क्यों हुआ? रीजन है करंट IG1, यानी आपने कुछ गेट करंट दिया, आपने गेट करंट और बढ़ा दिया, आप चलोगे यही आपका टर्न ऑन हो जाएगा VB1 VB2, ये है IG2। नेक्स्ट, और आपने गेट करंट बढ़ा दिया IG3, ये और आपका वोल्टेज कम हो गया। क्लियर? तो यहां पर लिख लीजिए IG3 ग्रेटर देन IG2 ग्रेटर देन IG1, और दूसरा यहां पर लिखिए कि VB1 VB3 लेस देन VB2 is less than VB1, VB3 is less than VB2 and it is less than VB1। क्लियर? तो आपने गेट करंट दिया, आप क्या देख रहे हो कि आपका कम फॉरवर्ड ब्रेकओवर वोल्टेज में ही एनोड करंट करना, यानी कि थायरिस्टर कंडक्ट करना शुरू कर देता है। क्लियर? थायरिस्टर कंडक्ट करना शुरू कर देता है। क्लियर? अब हम लोग यहीं पर समझते हैं कि लैचिंग करंट और होल्डिंग करंट को।
आप देखिए ये पॉइंट क्या था, हमने बतलाया था IL लैचिंग करंट, और ये था आपका होल्डिंग करंट। अब ये क्या बतलाता है, देखिए कहा जाता है कि जब आपने गेट के थ्रू सप्लाई दिया और थायरिस्टर आपका वंस द थायरिस्टर स्टार्ट्स कंडक्टिंग, दैट मींस वंस थायरिस्टर इज टर्न्ड ऑन, देन यू कैन रिमूव द गेट सिग्नल, क्योंकि एक बार यहां पर करंट का फ्लो जब स्टार्ट हो गया, इसके बाद यहां पर एक स्मॉल सप्लाई को रखने का कोई मतलब नहीं है। दिस सप्लाई विल गोइंग टू क्रिएट एक्स्ट्रा पावर लॉस। तो आपको गेट टर्मिनल के अक्रॉस एक्स्ट्रा पावर लॉस को बचाना है। आप क्या करेंगे, गेट टर्मिनल को, गेट सिग्नल को रिमूव कर देंगे और फिर भी आपका कंडक्शन चलता रहेगा, इस चीज को मैं यहां पर लिख रहा हूं। तो फिर भी आपका क्या होगा, कंडक्शन चलता रहेगा। क्लियर। लेकिन यहां पर कहा जा रहा है कि आप उसको कब तक रखेंगे, तो देखिए गेट सिग्नल को तब तक रखना है जब तक कि इस करंट पर पहुंच ना जाए, एनोड करंट। क्योंकि हो क्या रहा था, आप मान नीजिए इस पार्ट से चल रहे हैं, आपने यहां पर बढ़ाया वोल्टेज बढ़ाया, हल्का हल्का करंट स्टार्ट हुआ, हल्का करंट बढ़ना शुरू हुआ। अब मान लो आपने अगर इसी पॉइंट पर अगर आप हटा दिए होते, अगर इसी पॉइंट पर आप क्या करते, गेट सिग्नल हटा देते, तो क्या इस ब्रेक ओवर वोल्टेज पर ये ऑन हो पाता, नहीं ऑन हो पाता। ये कब ऑन होता है, आप वोल्टेज बढ़ाते गए करंट बढ़ता गया, गेट सिग्नल अभी भी अप्लाइड है। अब आप क्या देखोगे, करंट और थोड़ा इंक्रीज करेगा, यानी यहां तो कर्व शिफ्ट कर रहा है, लेकिन करंट क्या हो रहा है, थोड़ा और इससे इंक्रीज कर रहा है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन ये है, थोड़ा और इंक्रीज किया। जब ये करंट पहुंच चुका है लैचिंग करंट पर, जब ये लैचिंग करंट पर करंट पहुंच चुका है, इसके बाद आप गेट सिग्नल को रिमूव कर दीजिए, ये थायरिस्टर चलता रहेगा। लेकिन अगर इस लैचिंग करंट से पहुंचने से पहले अगर आपने थायरिस्टर को ऑन कर दिया, गेट सिग्नल को आपने रिमूव कर दिया, फिर ये थायरिस्टर आपका फिर से ऑफ हो जाएगा, ये थायरिस्टर कंडक्ट नहीं कर पाएगा। तो इसी को मैं लिख रहा हूं लैचिंग करंट, तो लैचिंग करंट को क्या लिख रहे हैं, इट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ एनोड करंट, it is the minimum value of anode current necessary to maintain conduction during turn-on process when gate signal is removed. It is associated with turn-on process of SCR। यानी कहा जा रहा है कि जो लैचिंग करंट है ये टर्न ऑन प्रोसेस, SCR के टर्न ऑन प्रोसेस से एसोसिएटेड है। अब हम लोग देखते हैं यहां पर होल्डिंग करंट को। होल्डिंग करंट क्या है, नेक्स्ट व्हाट इज होल्डिंग करंट। होल्डिंग करंट के बारे में क्या कहा जा रहा है, देखिए जब आपने एक बार इसे ऑन कर दिया तो फिर गेट अपना कंट्रोल लूज कर जाता है, उसके पास गेट को, उसे थायरिस्टर को ऑफ करने के लिए कोई कंट्रोल नहीं रहता है। फिर कंट्रोल कहां से आता है, फिर ये थायरिस्टर कैसे ऑफ होता है। थायरिस्टर ऑफ दो कंडीशन में होता है, एक कंडीशन तो है कि नेचुरल कम्यूटेशन उसे कहा जाता है, जिसमें कि आपका सप्लाई ही रिवर्स हो गया। सपोज इफ यू आर अप्लाइंग a sinusoidal voltage, so after the positive half cycle the supply becomes negative. So once the supply becomes negative, the thyristor will be turned off.
दूसरा क्या होता है, आपने वोल्टेज को रिड्यूस करके जीरो कर दिया, आपका धीरे धीरे थायरिस्टर टर्न ऑफ हो जाएगा। लेकिन होता क्या है थायरिस्टर टर्न ऑफ होने में कि उसका थायरिस्टर कब तक लैचिंग, मान लो थायरिस्टर का आपने वोल्टेज रिड्यूस करने लगा, इसका एनोड करंट घटने लगा, एनोड करंट स्टार्टेड डिक्रीजिंग, लैचिंग करंट पर पहुंच गया, और आपने वोल्टेज रिड्यूस किया, एनोड करंट और घटा। अब आपका एक होल्डिंग करंट डिफाइन किया गया है, इस होल्डिंग करंट से बिलो करंट हुआ मतलब थायरिस्टर आपका ऑफ हो जाएगा, फिर थायरिस्टर का कंडक्शन बंद। क्लियर? यानी कि होल्डिंग करंट को मैं डिफाइन कर रहा हूं, इट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ एनोड करंट below which the thyristor gets turned off. It is the minimum value of anode current below which the thyristor gets turned off. Clear? अब यहां पर मैं एक स्टेटमेंट लिख रहा हूं, IL is greater than IH. Always लैचिंग करंट इज ऑलवेज ग्रेटर देन होल्डिंग करंट। ये आपको एग्जामिनेशंस में भी पूछा जाता है, यहां पर इक्वल टू भी नहीं, आई लैचिंग इज ऑलवेज ग्रेटर देन आई होल्डिंग। क्लियर? और आप क्या देखें कि होल्डिंग प्रोसेस इज एसोसिएटेड विथ, होल्डिंग करंट इज एसोसिएटेड विथ टर्न ऑफ प्रोसेस। क्लियर? और लैचिंग करंट टर्न ऑन प्रोसेस से एसोसिएटेड था। क्लियर? अब आगे देखिए, अब इसी में हम लोग देखते हैं कि हमने देखा कि लैचिंग करंट, कम से कम लैचिंग करंट के बराबर हमें करंट मेंटेन करना होगा। जब लैचिंग करंट पर पहुंच गया, फिर जाकर हम लोग, जब एनोड करंट लैचिंग करंट के बराबर हो गया, तब आप लोग गेट सिग्नल रिमूव कर सकते हैं, तब जाकर आप गेट सिग्नल रिमूव कर सकते हैं। यानी कि आप कह सकते हैं, ये मान लो गेट करंट है, ये टाइम t है, ये आपका गेट सिग्नल हुआ, तो ये एक टाइम है जिस पर कि जाकर आप हटा सकते हैं, इसको कहते हैं टी मिनिमम। यानी इतना मिनिमम विड्थ आपको रखना ही है गेट सिग्नल का, इतना मिनिमम विड्थ आपको गेट सिग्नल का रखना ही है, नहीं तो आपका थायरिस्टर ऑन ही नहीं हो पाएगा। इसके बाद आप गेट सिग्नल रिमूव कर सकते हैं। तो देखिए यहां पर मैं लिख रहा हूं, देयर शुड बी, देयर इज ए मिनिमम width of gate signal. There is a minimum width of gate signal. Clear? तो अब देखिए यहां पर उसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो यहां पर देखिए एक क्वेश्चन दिया गया था, पूछा गया था, इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम 2001 में एक सर्किट दिया गया था, पूछा गया था। उसमें देखिए क्या दिया गया था, उसमें आप देखिए क्या दिया गया था। हंड्रेड वोल्ट, और आपको दिया गया है लैचिंग करंट इज इक्वल टू 100 मिली एम्पियर। लैचिंग करंट इज गिवन 100 मिली एम्पियर। तो यू हैव टू फाइंड मिनिमम पल्स विड्थ ऑफ गेट करंट टू turn on SCR. You have to find minimum
pulse width of gate current to turn on SCR। तो हम लोग देखिए क्या करेंगे, हम लोग सिंपली अप्लाई करेंगे। यहां से देखिए क्या करंट, एनोड करंट IA फ्लो कर रहा है। लेट अस कम टू सॉल्यूशन। देखिए क्या इसका सॉल्यूशन है, बाय KVL। मान लेते हैं थारिस्टर कंडक्ट करने लगा, तो थारिस्टर कंडक्ट करने लगा, हम लोग किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ अप्लाई करेंगे, -Vs प्लस L इंटू DIA अपॉन dt इक्वल टू 0। सो वी कैन राइट L इंटू DIA अपॉन dt इज इक्वल टू Vs। तो यहां से हम लोग क्या लिखेंगे, फ्रॉम हियर वी कैन राइट DIA Vs अपॉन L इंटू dt। अब हम लोग दोनों तरफ इंटीग्रेट करते हैं। IA का इंटीग्रेशन क्या होगा, DIA का, IA विल बी इक्वल टू Vs अपॉन L इंटू टी, प्लस जो कांस्टेंट का टर्म आएगा वो ऑटोमेटिकली 0 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि इनिशियली t इक्वल टू 0 पर करंट 0 था। तो ये हमारा इक्वेशन आ गया। क्लियर। अब क्या कह रहा है, अब कह रहा कि अगर लैचिंग कर, अगर कह रहा इफ IA इज इक्वल टू IL, अगर एनोड करंट लैचिंग करंट के बराबर हो चुका है तो क्या होगा, उसी समय हम लोग गेट पल्स रिमूव कर सकते हैं। यानी कि जो मिनिमम, यानी यहीं से हमें क्या मिलेगा, मिनिमम पल्स विड्थ मिलेगा। तो हम लोग इसी को बस यहां नोट कर दीजिए, IA विल बी रिप्लेस्ड बाय IL विल बी इक्वल टू Vs बाय L इंटू टी। यहां पर क्या होगा, T मिनिमम। तो यहां से हम लोग अगर T मिन कैलकुलेट करें, ये क्या होगा, L इंटू IL डिवाइडेड बाय Vs। इफ यू पुट द वैल्यूज यू विल गेट द आंसर 100 माइक्रोसेकेंड। 100 माइक्रोसेकेंड इज द आंसर। 100 माइक्रोसेकेंड इज द मिनिमम पल्स विड्थ रिक्वायर्ड टू टर्न ऑन दिस SCR। क्लियर। तो ये रहा आपका, दिस इज ऑल अबाउट गेट ट्रिगरिंग। दिस इज ऑल अबाउट गेट ट्रिगरिंग। क्लियर। अब हम लोग यहां पर और भी डिफरेंट मेथड्स ऑफ ट्रिगरिंग को डिस्कस करते हैं। जो हमारा 3 रिमेनिंग मेथड्स ऑफ ट्रिगरिंग है उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। उसमें पहला आएगा हमारा dV/dt ट्रिगरिंग, फिर टेम्परेचर ट्रिगरिंग आएगा, और तीसरा होगा हमारा लाइट ट्रिगरिंग। हम लोग पहले देखते हैं dV/dt ट्रिगरिंग को। तीसरा मेथड क्या है, dV/dt ट्रिगरिंग। तो dV/dt ट्रिगरिंग क्या है, यहां पर देखिए J1 J2 J3 P प्लस N माइनस P N प्लस एनोड कैथोड। आप क्या जानते हैं, आप जानते हैं कि एक डिप्लेशन लेयर जो यहां बन रहा है, डिप्लेशन लेयर के कारण क्या होगा, यहां पर कैपेसिटर होगा, जंक्शन कैपेसिटेंस। आप रेफर कीजिए प्रीरिक्विजिट्स ऑफ पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में दिया गया लेक्चर्स जो मेरा है सेमीकंडक्टर पर, वहां पर जंक्शन कैपेसिटेंस के बारे में बतलाया। अब देखिए यहां पर जब आप पोटेंशियल अप्लाई कर रहे हैं, पोटेंशियल अप्लाई कर रहे हैं, यहां पर एक जंक्शन है, तो हम जब ये कैपेसिटर है तो कैपेसिटर के थ्रू करंट क्या होता है, कैपेसिटर के थ्रू करंट के बारे में आप क्या जानते हैं, IC इज इक्वल टू CJ इंटू dV अपॉन dt। IC इक्वल टू CJ इंटू dV अपॉन dt। अब हम लोग जो वोल्टेज यहां पर अप्लाई कर रहे हैं, जो सप्लाई हम लोग दे रहे हैं एनोड के अक्रॉस, इफ द रेट ऑफ चेंज ऑफ दिस सप्लाई, इफ we can increase the rate of change of this supply, then what will happen, if you increase dV/dt then IC will be increased, if you increase dV/dt then IC will be increased। और jab ye IC increase hoga, उसी के कारण क्या होगा, अगर IC बहुत अधिक increase हो गया, यानी IC if IC becomes greater than लैचिंग करंट IL, then thyristor gets turned on।
देन थायरिस्टर गेट्स टर्न ऑन। क्लियर। नेक्स्ट चौथा हम लोग मेथड डिस्कस करते हैं, टेम्परेचर ट्रिगरिंग। व्हाट इज टेम्परेचर ट्रिगरिंग, इसको हम लोग देखते हैं। आपके पास क्या है, रिवर्स जंक्शन है। J2 क्या होता है, J2 इज रिवर्स बाइस्ड। जब ये रिवर्स बाइस्ड जंक्शन होगा तो यहां पर रिवर्स बाइस्ड जंक्शन के क्रॉस क्या होगा, एक लीकेज करंट होगा। तो रिवर्स बाइस्ड जंक्शन के क्रॉस क्या होगा, देयर इज ए लीकेज करंट थ्रू रिवर्स बाइस्ड जंक्शन J2। तो J2 के थ्रू जब लीकेज करंट होगा, ये लीकेज करंट क्या करेगा, ये लीकेज करंट क्या करेगा, दिस लीकेज करंट, ये लीकेज करंट जब यहां से फ्लो करेगा तो ये क्या करेगा, दिस लीकेज करंट इंक्रीजेस द टेम्परेचर ऑफ जंक्शन। अब ये लीकेज करंट क्या कर रहा है, टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहा है जंक्शन को। तो देखिए ये लीकेज करंट है, इस लीकेज के करंट के कारण टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। तब देखिए जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो लीकेज करंट क्या होता है, टेम्परेचर के कारण बढ़ता है। जब आपका टेम्परेचर बढ़ने लगा लीकेज करंट और बढ़ेगा, ये लीकेज करंट की प्रॉपर्टी होती है, आप इससे पहले भी देख चुके हो। फिर जब ये लीकेज करंट और बढ़ेगा, ये क्या करेगा, टेम्परेचर को और बढ़ाएगा। Again this temperature will increase, I naught will increase temperature. That means this is a cumulative process. This is a cumulative process. तो जब ये cumulative process होगा, फाइनली क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ते बढ़ते ये लीकेज करंट इतना अधिक हो जाएगा कि ये लैचिंग करंट के बराबर हो जाएगा। फाइनली मोर देन लैचिंग करंट हो जाएगा। और लैचिंग करंट से अधिक होने का मतलब क्या है, ये आपका कंडक्शन स्टार्ट हो जाएगा। दिस थायरिस्टर विल बी टर्न ऑन, दिस थायरिस्टर विल बी टर्न ऑन। क्लियर। अब हम लोग फिफ्थ वन देखते हैं, लाइट ट्रिगरिंग। पहले लास्ट देखते हैं अब हम लोग लाइट ट्रिगरिंग की लाइट ट्रिगरिंग क्या है और ये इसका कहां यूज किया जाता है। फिफ्थ इज लाइट ट्रिगरिंग। तो लाइट ट्रिगरिंग क्या है और कैसे यूज किया जाता है। फिर से आप SCR को ड्रॉ कीजिए। विल हैव टू ड्रॉ SCR एवरी टाइम। दिस इज एनोड, दिस इज कैथोड। द जंक्शंस लेयर्स आर shown, P plus N, P N प्लस। अब देखिए यहां पर क्या होता है, यहां पर आपका लाइट फॉल कर रहा है, ये लाइट यहां पर फॉल कर रहा है। जब यहां पर लाइट फॉल करता है, ये लाइट क्या करता है, लाइट का मतलब फोटोन्स, तो फोटोन एनर्जी होता है। इस लाइट के कारण क्या होगा, इस लाइट के कारण यहां पर इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स जनरेट हो जाएगा। व्हेन the light incidents near gate terminal, the electron hole pairs are generated. The electron hole pairs are generated. तो जब ये इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स जनरेट हो गया, उसके कारण क्या होगा, hence when forward voltage is applied, hence when forward voltage is applied, the thyristor
द थायरिस्टर गेट्स टर्न ऑन। ये थायरिस्टर उसके बाद टर्न ऑन हो जाता है। एप्लीकेशंस देखते हैं। एप्लीकेशंस है इन HVDC, हाई वोल्टेज डीसी ट्रांसमिशन में एप्लीकेशंस है। इसका क्या एप्लीकेशंस है, यहां पर हम लोग यूज करते हैं LASCR, दैट मीन्स लाइट एक्टिवेटेड सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर। तो वहां पर नंबर ऑफ SCRs कनेक्टेड रहता है, तो वहां पर सारे SCRs को एट ए टाइम ऑन करने के लिए हमारे पास ये बहुत अच्छा ऑप्शन है, लाइट एक्टिवेटेड SCRs को रखें और वो SCR के कारण वहां पर ये जल्दी टर्न ऑन हो पाएगा। क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट SCRs। अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग स्विचिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ SCR को डिस्कस करेंगे।